Okay, Kriti, so let's start with the new chapter. Okay, in the last class we are done with the biomolecules. अभी हम cell वाली unit कर रहे हैं and we are done with the biomolecules. And now we need to start with the cell. And next chapter is cell, the basic unit of life. काफी easy chapter है ये, ठीक है? Comparatively, and there are lots of things जो अभी हमने मतलब it's like somehow kind of same chapter. ये same chapter हमने सबसे पहले पढ़ा था 7th 8th क्लास में, फिर हमने 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा, देन आफ्टर दैट अब 11th में हम फिर से सेल चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं. ऐसे रिपीट होती हुई नजर आएंगी कि ओके मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ सारी चीजें. शुरू करते हैं. बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने सेल को समझाया हुआ है कि व्हाट इज सेल. ओके, जैसे ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट टू बिल्ड एंटायर स्ट्रक्चर, राइट? हमें बहुत अच्छे से पता है और यही एग्जांपल हम छोटी क्लासेस में भी लेते हैं कि ब्रिक इज दैट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड एक बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है? सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंस इन ह्यूमन बॉडीज केस. ओके, वी हैव सेल, व्हाट वी हैव सेल जो कि हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी को प्रोड्यूस करता है. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन लिविंग में नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ये फीचर हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में, यस और नो? ठीक है प्रीति, नो प्रॉब्लम. ओके, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल, राइट? नॉन लिविंग में सेल नहीं होता है. आइदर प्लांट और एनिमल और अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. तो वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दैट इज द रीजन हमारे लिए यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया, हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम फिजियोलॉजी शुरू करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो भी हमारी रहती है 11th में. सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नाउ वी नो वन थिंग कि व्हाट इज सेल. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत अच्छे से पता है हमें ये बात, ठीक है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? Every living organism is made up of cell. So on the basis of number of cells, organisms can be divided into two categories, unicellular and multicellular. Unicellular यानी one cell, multi यानी many cells. बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, हमें बहुत अच्छे से पता है ये. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सिंगल सेल, a single cell acts as a यूनिट. पूरा सेल ही पूरी यूनिट होता है, उसका सारे फंक्शंस एक सेल ही परफॉर्म करता है. यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं आपस में और फिर एक यूनिट फॉर्म करते हैं. एग्जांपल ह्यूमंस. लिखो, इसको ही पता होना चाहिए हमें, राइट? इफ आई टॉकिंग अबाउट multicellular organisms, okay, what exactly they are, what happens is in fertilization, right? In fertilization एक ओवा होता है which is a single cell, एक sperm होता है which is again a single cell, right? fertilize करते हैं और एक single cell structure बनता है zygote. पर वो single cell structure पूरा complete organism नहीं है. zygote then multiplies into 4 cell stage और बहुत सारी सेल की stages, ठीक है? जैसे zygote develops into embryo, later on leads to production of human. And a human is a multicellular organism. There are millions of cells present within a human, within even a baby human, right? Okay. So cell को अगर define हमें करना है, so what exactly is cell? It is a fundamental structural and functional unit of all living organism, right? We both know this thing very well. Various cells combine to form tissues. Tissues combines to form organ. Organ combines to form organ system, and various organ system then constitutes a organism. Okay, so basically it is a basic structural unit. यही है, functional unit भी यही है.
यही कंबाइन होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। लिख लेना इसको भी, मेन डेफिनेशंस लिख। नेक्स्ट सी सेल, हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यूज करते हैं ना। वाई स्ट्रक्चरल? क्योंकि ऑर्गेनिज्म इसी से तो बना है, सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ही ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, तो दैट्स वाई स्ट्रक्चरल। एंड वाई वी कॉल इट फंक्शनल यूनिट? बिकॉज सेल ही होता है, वेरियस ये जो डिफरेंट सेल्स ही होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, digestion, circulation, reproduction. Okay, so cells perform different functions in an organism. That's why it is also called as functional unit. See, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सिंगल सेल जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, ओके, आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो, बट वो खुद को एज अ लाइफ वो डिटरमिन कर पा रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और सारे एसेंशियल फंक्शंस जो होता है व्हिच आर रिक्वायर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, digestion, circulation, excretion, removal of waste product, each and every vital function is performed by a single cell only, and it acts as a whole living organism. Okay, next up, this is very important topic here. क्या हमें समझ में आता है कि सेल है, राइट, एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट इज सेल? हमें पता है। सेल कैसा दिखता है हमें पता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का शुरू हो जाता है दैट इज हिस्ट्री। किसने सेल को डिस्कवर किया था, हाउ इट स्टार्टेड और व्हेन इट स्टार्टेड, और कैसे चीजें आगे बढ़ी। ठीक है, सबसे पहले मुझे नाम बता सकती हो प्रीति, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल? रॉबर्ट। Right. If I'm talking about who discovered the first cell, so that was Robert Hooke. Okay, Robert Hooke वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में पहला सेल डिस्कवर किया था। ओके, याद रखना। He observed cell, कैसे ऑब्जर्व किया था? So he observed cell in piece of a bark है। Okay, this is bark. बात को ऐसे काटा। अब तो हमें पता है ना कॉर्क क्या होता है प्रीति? यस मैम। है ना, we did study about cork in detail in anatomy वाला chapter, right? So he took out cork cell. He took out cork cell and he observed this cork cell in primitive microscope. What is primitive microscope? तब तक microscopes क्या invent नहीं हुए थे, okay? So what he did, he self designed microscope. इन्होंने अपना, बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट, तो इनको पता था कौन कौन से ग्लासेस होते हैं जो छोटी मिर्च को बड़ा कर देते हैं। डेफिनेटली ही न्यू वेरियस लॉज एज वेल। सो इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उसमें उसको ऑब्जर्व किया। व्हाट ही सॉ देयर, ओके, ही सॉ कॉर्क सेल व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। बी हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता, है ना, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर इनको नजर में आया। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको दिखे यहाँ पे, ये देखो, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको दिखे, राइट। यहाँ से उनको ये समझ में आया कि उस स्लाइड में, उस ऑर्गेनिज्म की स्लाइड में there were little rooms present, छोटे छोटे से रूम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। उन रूम्स को उन्होंने नाम दिया सेल। he gave the term cell. किसको टर्म सेल गिव किया था इन्होंने? जो कंपार्टमेंट्स थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सेल वर्ड थे ये कहाँ से, ये जो सेल वर्ड है ना, इन्होंने लिया था, इट्स अ लैटिन वर्ड, ओके, originated from a Latin word that is cellula, और सेल, ठीक है, सेला, और सेल्यूले और सेला का मतलब होता है कंपार्टमेंट, स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम्स, ठीक है, दैट इज लिटिल कंपार्टमेंट्स।
और रूम। ओके, सो इसलिए उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया। सी है Robert Hooke in 1605, he observed honeycomb-like structures like little compartments here, and he hooked the coin term cell. And he defined this term cell. He defined this term cell in his book Micrographia. Micrographia. ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी। इस बुक में ही इन्होंने ये पूरा जो इनका सेल के ऊपर जो थ्योरी थी, इसकी इन्वेंशन, एवरीथिंग ही एक्सप्लेन इन दिस बुक। सो दिस नेम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीति, कि कौन सी बुक थी जिसमें ही एक्सप्लेन। ठीक है, इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, ma'am. क्या समझ में आई? So the first scientist was Robert Hooke in 1665. He took a thin piece of slide of a cork cell, ठीक है, and he observed it under primitive microscope. What he saw honeycomb-like structures, little compartment, and he gave the term cella or cellulae, which means little compartments, and the language was Latin, right? And everything he explained in this book, that is Micrographia. So now let's move forward. But एक चीज याद रखना, the cell which he discovered, cork cell, he discovered about cork cell, but so that was a dead cell. ठीक है, सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, who discovered the first cell, तो डेफिनेटली द आंसर इज रॉबर्ट हुक। बट आपसे अगर ये पूछा जाता है who discovered the first life cell, तो जो पहला लाइफ सेल था वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था दैट वाज डेड। वो कैसा सेल था? वो डेड सेल था। ओके, सो लाइफ सेल किसने डिस्कवर किया था? फिर आते हैं हमारे सेकेंड साइंटिस्ट है, Antony van Leeuwenhoek. Okay, Antony van Leeuwenhoek in 1674, पीछे 1665, now अब 9 साल बाद, that is 1674 में what he did, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया। okay, हमें पता है पानी में इतने जर्म्स होते हैं, इतने माइक्रोब्स होते हैं जो वाटर में, पॉन्ड वाटर में तो होते ही हैं, फिल्टर्ड वाटर तो वो होता नहीं है। सो ही टुक पॉन्ड वाटर एंड ही ऑब्जर्व्ड इट, इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उनको ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स, उसमें मतलब बैक्टीरियाज, बहुत सारे वायरसेस, स्पर्म सेल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, एंड ही कॉल्ड देम एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, एनिमल्क्यूले का मतलब होता है लाइक एनिमल, लाइक एनिमल। लेटर ऑन हमें पता चला एनिमल के जैसे इनको दिखे, पर इनको ये पता था बहुत छोटे हैं, सो दे आर नॉट एनिमल्स बट दे लुक्स लाइक एनिमल। और आज हम जानते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ। क्या डिस्कवर किया था? प्रोटोजोआ डिस्कवर किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मैम वो जो लिविंग सेल थे वो प्रोटोजोआ थे। राइट, he discovered about Okay, some ma'am. protozoas there ना, हमने अभी जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे पढ़े हैं। उसके बाद एक दो चीजें और की हम बात करते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी, ये टर्म आप कहीं देखोगी प्रीति, व्हाट इज साइटोलॉजी? Study of cytoplasm. स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी Okay. यानी कहीं का भी आप सेल पढ़ते हो, स्ट्रक्चर पढ़ते हो, दैट इज साइटोलॉजी। सो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। एंड एक और टर्म हो जाती है यहाँ पे सेल बायोलॉजी। जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओके, एंड रिप्रोडक्शन। जो फिजियोलॉजी भी साथ में पढ़ते हो, ठीक है, दैट इज सेल बायोलॉजी। यहाँ से मेरा क्वेश्चन पूछा जाए, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, सो हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? क्या लगता है जिन्होंने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था?
That is Robert Hooke. Robert Hooke. Okay, so is the father of cytology or father of modern cytology अगर पूछा जाए, father of modern cytology, that is Swanson. ठीक है, एक थोड़ा जनरल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। दो डिस्कवरीज की हमने बात करी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? सो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 वाज द वन। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, बट रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? अब मॉडर्न साइंस के फादर कौन थे? स्वानसन। अब और आगे धीरे धीरे साइंटिस्ट ने और स्टडी करना शुरू किया। अभी तक न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, ठीक है, एंड हमें पता लग गया देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि एक बहुत यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जब हम ये बोलते हैं ना कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज द स्टेटमेंट वी आर यूजिंग हियर, ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। आप ये बोल रहे हो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, इसका मतलब साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के स्टडी किया गया है, ठीक है, ताकि ये यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला जा सके। एंड दिस huge work, this heavy work was done by two scientists, Schleiden and Schwann, Matthias Schleiden and Theodor Schwann. Okay, so Matthias Schleiden ने क्या किया? He was a botanist, okay, he was a German botanist. So he studied on plants. Okay, so he said all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of plant. इन्होंने botanist थे, तो इन्होंने सारे plants को study किया। फिर एक zoologist थे, I just told you, Theodor Schwann, ठीक है, he was a zoologist, he was a German zoologist, ठीक है। So what he did is, इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने और स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। So what he did, he postulated that the bodies of animals and plants are composed of cells and the product of cell. सेल्स के जो रिएक्शंस होते हैं और जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसी से किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ते हैं आगे जाके, सेल थ्योरी, ठीक है। यू कैन सी, तो हेडिंग ये डालोगी प्रीति तुम कि व्हाट इज सेल थ्योरी, ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, Schleiden and Schwann, ठीक है, Schleiden and Schwann। व्हाट वाज द सेल थ्योरी, उसकी बात करते हैं हम जरा। देखो, सी हियर, सेल थ्योरी स्टेट्स कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, Schleiden and Schwann in 1839, ठीक है। 1665 में देखो पहला सेल डिस्कवर हुआ था, और 1839, तो 16 से 17 पे आ जाओ, तुम्हारे 100 इयर्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद मतलब मान लो 100-150 साल से ज्यादा तुम्हें टाइम लग गया ये कंफ्यूजन निकालने में, क्योंकि इतना टाइम, इट टुक टाइम टू ऑब्जर्व अबाउट दीज थिंग्स, हर ऑर्गेनिज्म को उठा के देखना, उसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर प्रोसेस, उसको स्टडी करना, ओके। एंड आफ्टर दोज efforts they gave these two statements जो आज हम इतने ऐसी casually बोल देते हैं, that all living organisms are composed of cell and their product, and all cell arises from pre-existing cells, all cell arises from pre-existing cell। but ये वाला जो statement है ना प्रीति, this statement was given by this scientist Rudolf Virchow। किस, इन दोनों ने स्टेटमेंट तो दे दिया, ठीक है, सेल थ्योरी दे दी, बट सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय Rudolf Virchow। व्हाट ही सेड, omnis cellula e cellula, अगेन लैटिन सेंटेंस है जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हवा से थोड़ी सेल आया, सेल डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से सेल डिवीजन का कंसेप्ट निकल के आया, ठीक है। सो सेल थ्योरी का मेजर पोस्टुलेट क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स,
all cells arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और भी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे मेंशन आउट कर देते हैं. ठीक है. all cells are metabolically and structurally similar. And structurally similar. Okay. Each cell is a unit of heredity. Cells perform vital functions. So these all were the statements जो already हमें पता है. तो तुम्हें काफी easy लग रहा होगा. अच्छा ये सेल थ्योरी थी, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं. कोई पूछेगा तुमसे सेल क्या होता है, तुम यही बोलोगी. The cell is the basic structural functional unit of life and every organism is made up of cell. और यही है सेल थ्योरी जो 1839 में श्लेडन एंड शॉन ने दी थी, और रुडोल्फ वर्चो ने उसको मॉडिफाई करके एक स्टेटमेंट इसमें ऐड ऑन कर दिया था. दैट इज omnis celluli cellula, which means every cell arises from pre-existing cell. Is it clear to you? Yes or no? इतना क्लियर है प्रीति? Yes, ma'am. ओके, लिख रही हो तुम साथ साथ? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. So you can give this answer very easily. The concept of omnis celluli cellula was given by who gave this C. concept? Sorry, say it again. C part. Right, see, that is Rudolf Virchow, right? Next, अब क्या है भाई? अब हमें पढ़ना है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज सेल, कैसा दिखता है सेल, ओवरव्यू लेते हैं हम सेल का. सी, अब हम सेल की बात करेंगे. अब ठीक है, हमें सेल क्या होता है, सेल किसने डिस्कवर किया, वो समझ में आया. नाउ वी नीड टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो बिफोर दैट वी नीड टू नो टाइप ऑफ सेल्स, because तभी आप स्ट्रक्चर पढ़ पाओगे. सो वी डू हैव टू टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है. स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे हम. प्लांट सेल के लिए अनियन पील को एक्सट्रैक्ट करते थे, और एनिमल सेल के लिए हम चीक सेल्स को यूज करते थे, राइट? सो देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस. See here, so the basic parts are देखो labeled here कि in every cell, either plant cell or animal cell, there is a nucleus present. हम तीन कैटेगरीज में पढ़ते हैं. देखो जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर को हम बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं. सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस और नो? हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है प्रीति? क्या हमें ये वर्ड हमने ऑलरेडी सुना हुआ है? Yes, ma'am. है ना? The outer covering of a cell, the boundary of a cell, the wall of a cell is plasma membrane. Then center में we have a dense spherical structure, that is nucleus. Nucleus की हम बात करते हैं. उसके बाद we have cytoplasm. Cytoplasm यानी fluid. So this is the cell. This is 1, this is 2, and this is 3. So this is first part. This is nucleus. This is second part, and this is cytoplasm. This is our third part. And within cytoplasm we have various cell organelles. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स के ऑर्गन यानी सेल्स के पार्ट होते हैं जो सारे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. सो विद इन साइटोप्लाज्म we are going to study about those organelles. Okay, so see, plasma membrane here दोनों में present है, either plant cell or animal cell. Nucleus is present in both, again either plant or animal cell. Cytoplasm is there, उसमें बहुत सारे structures दिख रहे हैं देखो, है ना? साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला phase. And there is an external extra cell wall. This is present only in plant cell. हम outer covering की बात करते हैं, तो plants के पास एक extra outer covering होती है जिसको हम बोलते हैं cell wall. क्या प्रीति तुम मुझे बता सकती हो the cell wall of plants is made up of? Cellulose. Cellulose, right?
नेक्स्ट, अगेन अब देखो, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ, ओके। कुछ ऐसी माइक्रो बॉडीज होती हैं जो हर पार्ट में प्रेजेंट होती है। आई टोल्ड यू अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, तो ये वो सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। देखो, सी हियर, basically we are trying to differentiate in between plants and animal cell. We do have two type of cells. We know both of them have plasma membrane, cell membrane, nucleus and a cytoplasm, okay. And again these are various cell organelles जो सब में present है। ribosomes दोनों में present है, endoplasmic reticulum दोनों में present है, golgi bodies दोनों में present है, okay. Then lysosomes, okay, vacuole दोनों में प्रेजेंट है। बड़ा सा वैक्यूल देखो वहां पे है स्काई ब्लू, और यहाँ पे छोटा सा वैक्यूल है। बट देयर इज वन ऑर्गेनल जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम। क्या ये नाम हमने सुना है पहले प्रीति? यस और नो? Have you ever heard Yes, about ma'am. centrosome? Okay, can you tell me what exactly is the function of centrosome? Okay, just एक brief में याद रखना, centrosome helps in cell division. In one line अगर हम define करें, so centrosome is the cell organelle which helps in cell division, and it is absent. It is absent in plant cell. It is present only in animal cell. जैसे हम बात करें plastids, plastids are present only in plant cell. ठीक है, plastids animal cell में present नहीं होते। नेक्स्ट, कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, ब्रेन न्यूक्लियस के बारे में बात करता है उन्होंने यहाँ पे, कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियस। एक एक करके हम सारे पार्ट्स के बारे में बात करें। न्यूक्लियस के बारे में देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस। बहुत डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियस का, बट अभी तो छोटा छोटा ब्रीफ ले रहे हैं हम लोग सारे पार्ट्स का। कि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसके अलावा वी हैव अ सेंट्रल पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है प्रीति? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। What is nucleus? It is the brain of cell, right? See, this is nucleus. ये क्या है? सेल का ब्रेन होता है। इनलार्ज व्यू दिखा रखा है, इसका बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अभी जब चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग एक एक पार्ट को स्टडी करना, तो हम न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस क्या क्या करता है, ओके। बेसिकली द मेजर फंक्शन अगर मैं न्यूक्लियस का बोलूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियस, करता क्या है ये? न्यूक्लियस का मेजर काम क्या होता है? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। Have you heard about the DNA and chromosome? Yes, ma'am. है ना? So DNA, chromosome और genetic material, जो हम बोलते हैं ना genetic material होता है which transfers from parents to their offsprings, right? The genetic material is the one responsible for the defined characters what we have within us. So these all are due to this, and genetic material is found in nucleus. न्यूक्लियस नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। इट कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल। कहती बात समझ में आई? कि न्यूक्लियस ब्रेन है, वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इट हैज डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट विद इन देम। इसका स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल में, राइट? ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, organism is divided into two categories, right? That is unicellular and multicellular. Now अब हमने थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बात की। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस, ओके। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, या मैं ये बोल सकती हूँ डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? एंड दे आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोट यानी ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट।
क्या मुझे किसी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बता सकते हो आप प्रीति? Which group? We do have 5 kingdoms: plant kingdom, animal kingdom, protista, monera, fungi. ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी प्रोटिस्टा है, सॉरी कौन सी कैटेगरी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक की है? सॉरी विच वन? बैक्टीरिया और एल्गी। बैक्टीरियाज, राइट, ठीक है, कि बैक्टीरियाज आर दी प्रोकैरियोटिक वन। फाइन, सो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? द कॉमनेस्ट एग्जांपल इज बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे कॉमन एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम एग्जाम, फ्रॉम सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे मान लो दिस इज अ बैक्टीरिया, लेट मी हेल्प यू सी इट। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ बैक्टीरिया, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कि न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल, ये सारा जेनेटिक मटेरियल है मेरा, और नॉर्मली क्या होता है, इसकी एक बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस के पास क्या होती है? बाउंड्री होती है। सो दिस इज माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हियर, एंड मान लो दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ रहता है, बस ऐसे ही। देखो ये ऐसे रेड कलर का, देखो नूडल जैसा स्ट्रक्चर ऐसे ही पड़ा हुआ है, देयर इज नो बाउंड्री। जब बाउंड्री नहीं होगी, एक बात बताओ, खाली प्लॉट है, जब तुम उसमें बाउंड्रीज बनाते हो, दीवारें बनाते हो, रूम्स बनते हैं, तभी तो वो घर कहलाता है, अदरवाइज तो दैट इज फुली ओपन। सो विदाउट बाउंड्रीज कोई सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो इसकी बाउंड्री नहीं है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। सिमिलरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, जितने भी ऑर्गेनल्स की हमने बात की है ना प्रीति, कुछ नहीं होता, कोई ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता एक्सेप्ट राइबोसोम। याद रखना ये चीज। There is a single cell organelle which is present in both the prokaryotic and eukaryotic cell, that is ribosome. One more difference you got here. And यहाँ पे boundaries होती हैं cell organelles की भी and इनकी भी. And we did study about this prokaryotic cell. Okay, बताऊंगी अभी कहाँ पे। क्या इतनी बात समझ में आई प्रीति कि क्या होता है prokaryotic cell? यस मैम। ठीक है, चलो, यानी इस चैप्टर में वी आर स्टडिंग सेल, और हमें एक बात समझ में आई कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, ओके, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो हमें इन दोनों सेल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ सेल्स डू हैव डिफरेंट इन शेप एंड साइज। यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है और छोटा होता है। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट वन, RBC 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लार्जेस्ट सेल तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे एक होता है एसिटाब्यूलेरिया, लार्जेस्ट प्लांट सेल, इट इज लार्जेस्ट प्लांट सेल। ओके, क्या तो मुझे सी, ये तो हमने साइजेस की बात की। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है प्रीति, बता सकती हो? लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल नर्व कौन सा सेल। होता है? नर्व सेल, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। ठीक है, ऐसी शेप अलग अलग होती है। RBCs are biconcave, WBCs are amoeboid, न्यूरॉन इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। पैरामीशियम पता है, नाम सुना है पैरामीशियम? यस और नो? यस मैम। पैरामीशियम की शेप कैसी होती है? कुछ ऐसा दिखता है ना? यस मैम। स्लिपर शेप्ड इट इज। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन, बेसिकली हम ये वाली बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। तो उनके फंक्शन के हिसाब से उनकी शेप और साइज वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व्स को सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच, ताकि बहुत एफिशिएंसी आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। WBC इज इरेगुलर इन शेप बिकॉज देयर आर द सोल्जर्स, दे, इनको कहीं भी जाना पड़ सकता है। दे आर बाइकॉनकेव इन शेप टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अटैच हो सके हीमोग्लोबिन के साथ में, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, याद रखना। और ये तो एक चीज और,
लार्जेस्ट की बात तो हमने करी यहाँ पे, स्मॉलेस्ट की बात मैंने नहीं की। स्मॉलेस्ट यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एनिमल की अगर बात करोगी तो दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लांट की अगर बात करोगी so that is Chlamydomonas. And prokaryotic cell is, smallest prokaryotic cell is mycoplasma, ठीक है। बात समझ में आई? ये स्मॉलेस्ट, मैंने भी स्मॉलेस्ट नहीं दिया था, मैंने लार्जेस्ट की बात की थी, ओके। इज इट क्लियर प्रीति? इतना क्लियर है आपको? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Note it down. Give me the answer of this question, please. Which of the following is not a feature of prokaryotic cell? सोचो और बताओ मुझे फटाफट से। प्रॉपर